हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल जो है वो हमारी आधी करीब ख़त्म हो गई, इसलिए आधी मैं कह रही हूँ। रेशम, ऊन और जितने कृत्रिम रेशे ये सब हम लोग ने कवर कर लिए हैं। कुछ यहाँ पर कवर कर लिए हैं, कुछ वॉइस नोट में कवर कर लिए हैं। वॉइस नोट के लिए कौन सी जगह है? 94 55 83 65 9455836597। ये हमारी क्या है? वॉइस नोट की जगह है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी समस्या होती है तो डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप नंबर है, क्या है? 9455836597। इसके बाद जो चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ उसको पूरा कंप्लीट कराती हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम क्या है? अपर्णा सिस्टर टीजीटी, अपर्णा सिस्टर टीजीटी पीजीटी टेलीग्राम है मेरा। उस पर मैं 20 से 22 25 15 जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन बनाती हूँ। पूरे चैप्टर क्लियर कट हो जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्रॉब्लम अगर होती है वहाँ पर कुछ, तो आप डिस्कशन कर सकते हो। वहाँ पर भी मेरा चैट बॉक्स ओपन है और आप मेरे ग्रुप पर भी आ सकते हो, ठीक है। तो हमारे टेक्सटाइल कहाँ पहुँच गया है? आज मेरे टेक्सटाइल का वस्त्र निर्माण ख़त्म होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट जो है ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कपड़ों की बुनाई की तरफ, ठीक है। फटाफट हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। आज हमने कहा था कि जितने लोग कल के वीडियोस के आंसर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे, उनको हम बताएंगे, उनका नाम बताएंगे अपने वीडियो में शुरू में ही। तो उनका मैं नाम बता देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग आंसर दिए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग पढ़ते हैं वो, तो नाम क्या है? पहले सरिता दीक्षित हैं, फिर अवि यादव हैं, फिर भारती यादव हैं, फिर बाबू सिंह हैं, फिर नम्रता पाठक हैं। जितने लोगों ने आंसर दिया उन लोगों का मैं नाम बता रही हूँ। वो पूरा लास्ट में जाके क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आंसर देते हैं। ये लोग पता चलता है कि पूरी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो वीडियोस आधे घंटे की हों, चाहे वो वीडियोस 1 घंटे की हों। में मन लगाते हैं वही आंसर देंगे। जिन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, आए देखे और चले गए, वो आंसर नहीं दे सकते। उनकी तैयारी भी नहीं हो सकती है। वो कहीं पर भी लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे। वो हर जगह यही करेंगे, आएंगे देखेंगे और भाग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, पूरी जिम्मेदारी अपनी पढ़ने वाली जिम्मेदारी को कंप्लीट करना है। इसके पहले मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, तो जो आते हैं वो लाइक कर लिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। किसी को भी जरूरी नहीं है आप सिर्फ होम साइंस जो है स्टूडेंट को शेयर करें, आप किसी को भी शेयर करें। सबको जानकारी होनी चाहिए हम लोग के होम साइंस के बारे में। और उसके बाद में सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमने बता दिया, सबका नाम ले लिया, सब कुछ बता दिया। हम टेक्सटाइल का जो कल छोड़े थे उसके आगे आज हमारा क्या है? नीटिंग है। आज हमारा क्या है? नीटिंग है। नीटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुनाई होती है। अभी तो हाथ वाली बुनाई लोग कम करने लग गए, लेकिन उसको नीटिंग हम हाथ वाली बुनाई को ही करते हैं। वीविंग होता है जो कपड़े बुने जाते हैं, जो रेसे से धागे मिलते हैं और धागे से जो रेसे से जो धागे बनते हैं और धागे से जो कपड़े बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वीविंग बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। और जो हम लोगों को जो है रेसे होते हैं, रेसे से जो धागे बनते हैं, उन धागों को हम लोग हाथ से नीटिंग करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बुनाई करना, नीटिंग करना उसको बोलते हैं। KNITTING, वो नीटिंग है, ठीक है। तो वीविंग कल हो गई थी, आज नीटिंग है। नीटिंग का जो है कुछ जानकारी आप ले लो। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसको बोलते हैं कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का बना हुआ एक मोजे का जोड़ा मिस्र देश के मकबरे में पाया गया। मोजा मतलब सॉक्स का जो जोड़ा था वो मिस्र में पाया गया था, एक मकबरे में पाया गया था, जिससे वस्त्र की बुनाई की जो है जानकारी मिलती है कि इससे बुनाई की गई थी। उसको हाथ से बुना गया था, लेकिन फिर भी नीटिंग विधि के वस्त्र निर्माण क्रिया उतनी पूर्व नहीं है जितनी की बुनाई विधि है। वीविंग वो वाली बुनाई, वो वाली जितनी पुरानी है उतनी ये वाली बुनाई पुरानी नहीं है।
क्योंकि पहले क्या था, पहले आदि मानुष थे तो पत्तों से पहनना शुरू किया, पत्तों से रेशों को बनाना शुरू किया, रेशों से फिर धागों को बनाना शुरू किया। ये तो जब धागे वागे बन गए, जब जो है हम लोगों ने कपड़ा वगैरह पहन लिया, उसके बाद अब गर्मी ठंडी लगने लगी। फिर गर्मी ठंडी लगने के बाद फिर हम लोग को सुंदरता का आभास होने लगा, सुंदरता के साथ साथ फिर हमको अब सुंदर भी लगना, फिर हम लोग फैंसी की जगह जाने लगे। तो वो ये सब आगे आने लगा कि क्रोशिया से बुनाई करने लगे, फिर लैस लगाने लगे, फिर नमदा वगैरह भी जो है, जो रेसे वगैरह खराब निकल जाते हैं उनको फेंकने से अच्छा है नमदा वगैरह बना लीजिए। तो ये बात की प्रक्रिया है। सबसे पहले वीविंग प्रक्रिया थी। वीविंग प्रक्रिया करने के बाद में हम लोगों ने अपनी यूज टू करते करते फिर हम लोग कहाँ आ गए, आगे कहाँ गए, नीटिंग प्रक्रिया में आ गए। नीटिंग, KNITTING, नीटिंग, हाथ वाली बुनाई की बात हो रही है, नीटिंग स्वेटर वाली बुनाई की बात हो रही है। वैसे यहाँ पर मैं कि नीटिंग अब आजकल सिर्फ हाथों से नहीं होती, मशीन से भी होती है। आजकल देखो नीटिंग हम लोग के घरों में स्वेटर होते हैं, जो है हम लोग के घरों में उलन कपड़े होते हैं, तो सारी चीज़ हाथ से तो अब बहुत कम सी होती है, 1-2 सी होती है। हमारी दादी नानी बना दे वो बात अलग है, नहीं तो खरीदा होता है। मेरी माता जी हैं, वो स्वेटर बहुत बनाती, बहुत बुनती थी। लेकिन अभी क्या है, वो अध्यापिका थी, तो गर्मी ठंडियों में जो है बहुत छुट्टी पहले होती थी तो उसमें बुनती थी। लेकिन अब छुट्टियां भी कम होती हैं और स्ट्रिक्ट भी ज़्यादा, विद्यालय वगैरह स्ट्रिक्ट भी बहुत हो गया, तो नीटिंग नहीं की जा सकती है। तो मेरी मम्मी जो है आज भी बिनती हैं, लेकिन कम बिनती हैं, घर पे ही बिनती हैं। जैसे वो मतलब बहुत अच्छी बुनाई करती है। टोपी बिनना हुआ, मफलर बिनना हुआ, हम लोग की जैकेट वगैरह बनाना, हमारे बच्चों का कुछ बनाना हुआ, झबला वगैरह, फ्रॉक वगैरह, तो वो सब बिनती थी। लेकिन अब आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, जो चीज़ हम लोग को जो है 800-900 में मिल जा रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं 600-700 का ऊन लेकर आए। फिर उसके बाद कम से कम 2 महीने, मुझे तो नीटिंग आती है लेकिन मुझे ऊबन बहुत होती है, मैं बहुत धीरे बुनती हूँ। तो अभी मुझे क्या करना, अगर मुझे सीजन पूरा बनाना हो तो मैं 2 स्वेटर से ज़्यादा नहीं बना सकती। लेकिन मेरी मम्मी अगर सीजन पूरा बनाना हो तो कम से कम वो 8 स्वेटर बना ले जाएंगी। तो इतना समय है किसके पास। तो क्या सोचा जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है 1000 रुपये दे के एक कपड़ा ले आएंगे और आराम से पहनेंगे, 2-4 सर्दी निकल जाएगी। लेकिन जो है वीविंग की प्रक्रिया बहुत लंबी, नीटिंग की प्रक्रिया अगर हाथ से की जाए तो बहुत लंबी करनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग उतना टाइम अब नहीं दे पाते, काम है, सब बहुत बिजी हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ से मिला, यूरोप में यह कला 15वीं शताब्दी में पहुंची, लेकिन इस कला का यहाँ तेजी से विकास हुआ। स्पेन वासियों ने सर्वप्रथम स्टील से बनी नीडल का प्रयोग किया था। जो हम लोग सलाई बनाते हैं, सलाई हम लोग की एल्युमिनियम की सलाई होती है, जिसका हम लोग का वो बर्तन होता है ना, कुकर वगैरह, उसकी सलाई होती है। उस टाइम स्टील की सलाई थी। सामान्य व्यास की निचली रचना के कारण होने के कारण यहाँ पर सर्वप्रथम घनी बुनाई की जाती करने की तकनीक का विकास समय के पश्चात हुआ। एक इंग्लिश कंप्यूटर रेवन रेडर विलियम ली ने 1598 में इंग्लैंड की पहली नीटिंग मशीन का आविष्कार किया। मैं नीटिंग मशीन लगा रखी है, ये है नीटिंग मशीन, ठीक है, ये नीटिंग मशीन है, इससे नीटिंग की जाती है। अब इवन ये मतलब मैंने लगाई 2 पर्पज़ से है, क्योंकि मैंने नीटिंग मशीन एक ये लगाई थी, ये तो ऐसे ही है, बिना फैक्ट्री के है ये, तो ये नीटिंग मशीन है, इससे नीटिंग की जाती है। ये ऐसे नीटिंग मशीन है, एक साथ में सारी बिनाई जाती है। जैसे हम हाथ से बीनते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से बीनते हैं तो पहले आगे का पल्ला तैयार करो, फिर पीछे का पल्ला तैयार करो, फिर आस्तीन तैयार करो, फिर उसके बाद गला तैयार करो, फिर उसके बाद जो है अगर हाफ है तो जो है वो जो बॉर्डर होता है हाफ स्वेटर का उसको बनाओ, फुल है तो आस्तीन बनाओ, फिर उसका कंप्लीट करो, ये सब होता है। लेकिन इसमें आसानी है, इसमें रेल्स में जो है स्वेटर के ऊनी रेसे जो भरे होते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि जैसे बाना ताना वाला होता है, सेम टू सेम ताने पे बाना बुनते चले जाते हैं और ये तैयार हो जाता है। ये आसान है। हम लोग का भी ताना बाना ही होता है। आप देखो, एक ही धागे से हम लोग बीनते हैं, वही लंबा जा रहा है, वही बिनाई हो रही। मैं आगे दिखाऊंगी, इसमें डिजाइन लगा हुआ है। लेकिन एक धागा होता है जो हाथ से बिना जाता है, लेकिन इसमें एक धागा नहीं होता, ये 2 धागे या 3 धागे जो भी होते हैं ये ताने बाने के साथ बिने जाते हैं। लेकिन हम लोग जो बीनते हैं हाथ से, वो एक ही धागे से बनाया था। देख ही रहे हो आप लोग, एक गोला बनता है, एक ही गोले से फंदा पड़ता है, फंदे से फिर बुनाई की जाती है, फंदे से फिर आगे बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए वो एक ही से बिना जाता है। वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। यह रचना बड़ी रुक्ष मतलब बड़ी मोटी की होती है, लेकिन बाद में मशीन में 1 इंच में 8 फंदे बनते थे। जब ये मशीन आई थी तो उसमें तो क्या होते, बहुत मोटे होते थे, बहुत मोटे फंदे बनते थे। विलियम ली ने इसमें सुधार किया। 1 इंच में 8 के स्थान में 20 फंदे डाले गए, जिससे थोड़ा सा
थोड़ा के काफ़ी हद तक जो है पतले जो है वो मतलब स्वेटर बनने लगे। इस मशीन के अपेक्षा हाथ से 10 गुना कार्य किया जा सकता है। इस मशीन से मैंने बताया हाथ से बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इस मशीन से आसान है बुनना स्वेटर। जितना अगर हाथ से 10 दिन में एक स्वेटर तैयार, तो इस मशीन से 1 दिन में एक स्वेटर तैयार होगा। इससे 10 गुना जल्दी हो जाता है। नीटिंग विध के वस्त्र निर्माण फंदे से फंदा निकालकर किया जाता है। नीटिंग का मतलब सेम यही समझ लो। नीटिंग का मतलब होता है फंदे से फंदा निकालना। फंदे से स्वेटर कैसे बनता है? फंदे से फंदा निकाल के बनता है स्वेटर ना। और या उलन हो या घर का बनाया हुआ हो या जो है खरीदा हुआ हो। कभी भी खरीदा हुआ स्वेटर अगर उधड़ने लगे, कहीं कट जाए, तो उसको खोलते जाओ तो खोलते जाता है। क्यों? क्योंकि ये फंदे पे बना होता है, गोल 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 है। कल मैंने बताया था ना फंदा कैसे होता है, गोल गोल होता है। तो ये फंदे पे बनता है। नीटिंग जो होती है वो फंदे पे होती है। वीविंग जो होती है वो ताना बाना लेके होती है, लेकिन ये फंदे पे होती है। फंदे को फंदा फंसाकर बनाया जाता है। इस मशीन की बुनाई हो तो एक से अधिक धागे से भी फंदे बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ जो हाथ से बनता है उसमें एक धागा लगता है, लेकिन मशीन से 1 2 3 4 जितना भी लगा हो लग सकता है। हॉलैंड एंड सैडलर ने नीटिंग की क्या परिभाषा दी? नीटिंग इज अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। नीटिंग जो है वो क्लॉथ कपड़े का बनाने का एक प्रोसीजर है, तरीका है। इन विच नीडल्स आर यूज टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग लूप्स। इन जो सुइयों को इस तरह से यूज किया जाता है कि इंटरलॉकिंग मतलब कि एक दूसरे को जुड़ते हुए ये लूप्स को तैयार करते हैं। फ्रॉम वन आर मोर अदर यार्न फ्रॉम ए सेट ऑफ यार्न। एक धागे यार्न से या और अधिक यार्न से, एक धागे से या और अधिक धागे से इन स्टेप को तैयार किया जाता है। नीटिंग बीज से निर्मित वस्त्रों की एक और सतह चिकनी होती है जिसे प्लेन स्टिच या सादी बुनाई कहते हैं। दूसरी ओर सतह मोती जैसे उभार लिए होती है। तो जैसे हम लोग स्वेटर बनाते हैं, देखो सामने वाले से कितना ऐसे मतलब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप लगता है, लेकिन पीछे देखो एकदम हाथ प्लेन जाता है। चाहे कोई डिजाइन डाल दो, चाहे सादा बिन दो, कुछ भी हो, आगे से थोड़ा सा हल्का सा छुओ तो उतना प्लेन नहीं लगता, लेकिन पीछे से छुओ तो प्लेन लगता है। दूसरी ओर सतह मोती जैसे उभार लिए होती है, इसे उल्टी स्टिच बोलते हैं। इस प्रकार नीटिंग बीज से 2 प्रकार के स्टिच बनाए जाते हैं, सादी बुनाई और उल्टी बुनाई। सादी बुनाई और उल्टी बुनाई, ठीक है। तो देखो ये वॉर्प नीटिंग है, ये वेफ्ट नीटिंग है। वॉर्प मतलब ताना और वेफ्ट मतलब बाना। वार्प मैंने बताया था पहले ही। वार्प मतलब जो खड़ी वाली चीज़ हो उसको वार्प बोलते हैं। वेफ्ट मतलब जो बेड़ बेड़। अभी देखो इसको वार्प इसको कैसे बोल सकते हो? हाँ, बुनाई में भी वार्प कैसे बोल सकते हो? देखो कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ना, ये यहाँ से शुरू, ये तो यहाँ शुरू, फिर यहाँ से खींचे यहाँ लाए, 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 ऐसे जाता है। ये लंबे लंबे में जा रहा है, इसलिए इसको वार्प बोलेंगे। ये लंबे लंबे में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये वार्प चला गया। लेकिन अगर यही हमको वेफ्ट बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? अगर हमको यही वेफ्ट बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे बताओ? कैसे समझेंगे? कल बताया था कि वेफ्ट मतलब क्या होता है? वेफ्ट मतलब होता है जो लेटा लेटा चला जाए। तो ये लेटा लेटा चल रहा है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, और फंदे ही चल रहे हैं सारे। कोई ऐसा नहीं कि फंदे के अलावा कुछ चल रहा है। देखो यहाँ नीचे एक फंदा लगा था, ये नीचे एक फंदा लगा था, ये, और इसी फंदे से फिर यहाँ से निकलता चला गया, फिर इसी फंदे से यहाँ से निकलता चला गया, फिर इसी फंदे से यहाँ से निकलता, मतलब सारे फंदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वेफ्ट नीटिंग बोलते हैं, ठीक है। नीटिंग के प्रकार कितने होते हैं? अब नीटिंग के प्रकार मैंने बता दिया, वॉर्प नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग। वॉर्प नीटिंग जो सीधे जा रही है, लंबी बुनाई होती जा रही है, और वेफ्ट नीटिंग जो बेड़ बेड़ जा रही है उसको क्या बोलते हैं? वेफ्ट। जो लेटी हुई बुनाई है उसको वेफ्ट बोलते हैं, जो सीधी बुनाई उसको वॉर्प बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? वेफ्ट नीटिंग हाथ से अथवा मशीन दोनों तरह से की जा सकती है। वेफ्ट नीटिंग फ्लैट एकदम से चिकनी होती है, सर्पिलाकार यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है। देखो वेफ्ट नीटिंग देखो कैसी है, ये वेफ्ट नीटिंग कैसी है, देखो कि कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे। सांप ऐसे ही तो चलता है, सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे तो चलता है सांप, ठीक है। तो वेफ्ट नीटिंग क्या है कि जो वर्तुलाकार सर्कुलर भी होती है, सर्पिलाकार जो सांप की तरह से चलने वाली भी होती है, और फ्लैट यानी बराबर होती है, फ्लैट होती है एकदम, देखो, और सांप की तरह चल रही है, और गोल आकार बना रही है। देखो गोल आकार बना रही है, गोल,
तो इसको सर्कुलर बोलते हैं, सर्पिलाकार भी बोलते हैं, वर्तुकाकार भी बोलते हैं। ये दाईं से बाईं ओर की जाती है या बाईं से दाईं ओर की जाती है, दोनों तरफ की जाती है। ठीक है। वेफ नीटिंग अथवा बाना बुनाई से निम्नांकित 4 डिजाइन बनते हैं। कौन कौन से? रिब, गोलाकार, गोलाकार को ही सपाट भी बोलते हैं, उल्टे फंदे की बुनाई और दोहरी बुनाई। ये 4 बुनाई किस में आती हैं? वेफ में आती हैं। कौन कौन सी 4 बुनाई हैं? पहली है कौन सी? रिब नीटिंग। मैं आपको रिब नीटिंग दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको कौन सी दिखाती हूँ? रिब नीटिंग दिखाती हूँ। मैंने यहीं पर रिब लगा रखा हुआ है। रिब नीटिंग है जिससे स्वेटर के बॉर्डर्स बुने जाते हैं। ये देखो, ये रिब नीटिंग है, इससे स्वेटर के बॉर्डर बुने जाते हैं। ये एक फंदे वाली रिब नीटिंग है। रिब नीटिंग साधारण बुनाई में बुनने वाली सुइयों की हमेशा से प्रयोग किया जाता है। ये धागे की गांठों को लगाकर आगे सुइयों से बढ़ाया जाता है। जो नई बुनावट बनती जाती है वह भी उसी दिशा में होती है, किंतु ऐसे भी प्रबंध किया जा सकता है कि प्रत्येक नई बुनाई के साथ दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए। इस प्रकार की बुनाई वह आकृति में रिब की तरह होगा। यह बहुत ही लचीला होता है। पुरुषों के मोजे के सिरे, मोजा का बॉर्डर जिसको बोलते हैं, रिब की बुनाई के होते हैं, जिससे वे पहनने तथा पकड़ने में ठीक बैठते हैं। साधारण स्त्रियों की पोशाकों की रिब बुनाई की जाती है। स्त्री की पोशाक की क्यों रिब बुनाई की जाती है? स्त्री की जो शरीर होती है वो कहीं से चौड़ी कहीं से पतली, उनकी शरीर जो है एकदम एक फ्लैट नहीं होती है, कहीं से ऊंचा होता है कहीं से नीचा शरीर। आप ब्रेस्ट पे आ जाओ तो वहाँ पर ऊंचाई रहती है, आप बैक पे चले जाओ वहाँ ऊंचाई रहती है, लेकिन आप पेट पे के कमर साइड में आ जाओ तो कमर चौड़ी रहेगी, कमर के थोड़े ऊपर पतला रहेगा। तो जो रिब बुनाई है वो फैलती बहुत है ना, तो वो शरीर के आकार का जो है स्वेटर को बना देती है। तो रिब बुनाई इसलिए अच्छी होती है। रिब बुनाई मैंने बता दिया ना, ये रिब बुनाई है। रिब बुनाई का मैं एक प्रकार और बता दूं, ये देखो डबल रिब बुनाई, इसके भी बॉर्डर बनते हैं। अभी इस अगर ठंडक होती तो मैं आपको दिखाती, मेरे पास है, मेरी मम्मी ने बनाया है। ये भी बॉर्डर बनते हैं इसके भी, और ये बॉर्डर से ज़्यादातर इसकी डिजाइन बनती है। बॉर्डर एक का ही बनेगा, इसी का बॉर्डर इसी का बनता है, लेकिन ये बॉर्डर रहेगा और ये डिजाइन डाल दी जाएगी। तो ये सिंपल ही है, लेकिन फैलते जैसे मोटे मोटे आदमी अगर हो या थोड़ा फैंसी लगना हो या कुर्ती बनानी हो स्वेटर की ऊन की, तो उसको बनाते हैं इससे। गोलाकार तथा समतल बुने हुए जिसको बोलते हैं टेबुलर या फ्लैट नीटिंग। टेबुलर या फ्लैट नीटिंग जो होते हैं वो गोलाकार और समतल होते हैं। अब टेबुलर नीटिंग का तो नहीं, लेकिन मुझे ये जो मशीन है ना, इससे जो है बुनाई होती है गोलाकार। क्या होता है, ये चारों तरफ सुई लगी रहती है, चारों तरफ सुई लगी रहती है। देखो इसके चारों तरफ सुई लगी हुई है, और चारों तरफ सुई लगने की वजह से ये गोल बुनाई करता है। गोल बुनाई करके ये स्वेटर तैयार करता है। बुनाई की मशीनों में कई टेढ़ी मेढ़ी सुइयाँ लगी रहती हैं, एक समान दूरी पे लगी रहती हैं, इसके भार के अनुपात में लगी होती है। जिन मशीनों की सुई सर्कुलर लगी होती है यानी कि गोल लगी होती है, मशीनें मोजे तथा अन्य गोलाकार वस्तु बनाने में काम आते हैं। यदि सुइयाँ सीधी कतार में लगी होती हैं तो लंबी, जैसे मैं बताऊँ आपको, रनर जिसके यहाँ डाइनिंग टेबल होगा उसके यहाँ रनर होगा तो रनर लंबा होता है। अगर नहीं भी होगा तो रनर देखना आप लोग कभी गूगल पे जाके, तो रनर लंबा सा होता है, वो भी ठंडक में बिछा जाता है। रनर का सिर्फ फैशन का ही काम होता है। आजकल जो वो यूट्यूब पर वो रील्स वगैरह बनाते हैं तो उस पर बॉटल वगैरह रख के खींचने वाला काम भी आता है, उसको रनर बोलते हैं। तो वो रनर होते हैं, मेरे बच्चे देखते, मैंने देखा है उसमें कि वो क्या कुछ बॉटल वगैरह रखते हैं फिर खींचते हैं, भी गिरना नहीं रहता, तो पतला सा रहता है रनर, उस पर कुछ सामान रखा जाता है, तो वही चीज़ रनर होता है। तो वो रनर जो होता है वो इसका बनता है, यही बुनाई रनर में चलती है। फिर उल्टे फंदे की बुनाई, इसको पर्ल बुनाई बोलते हैं। उल्टे फंदे की बुनाई इसको पर्ल बुनाई बोलते हैं। मैंने पर्ल बुनाई भी लगा, ये देखो पर्ल स्टिच, ये है पर्ल स्टिच। ये देखो, जिसके पास स्वेटर वगैरह होंगे वो जान रहा होगा पर्ल स्टिच क्या होता है। कि स्कार्फ देखो, स्कार्फ हाथ से बिना हुआ स्कार्फ, तो हाथ से बिना हुआ जो स्कार्फ होता है वो पर्ल स्टिच में जाता है। कोई प्लेन स्कार्फ नहीं मिलता, खरीदे वाले को छोड़ दो, लेकिन जो घर पे बुनाई होती है ना, ये पर्ल स्टिच में बुनाई होती है। पर्ल स्टिच क्या है, इस रचना द्वारा किसी भी वस्त्र मतलब जो वस्त्र बुने जाते हैं उल्टे फंदे और में खिंचाव देकर बुना जाता है। इस कारण बच्चों के मोजे, स्वेटर, शाल आदि इसी बुनाई से बुने जाते हैं। इसमें दोनों ओर फेस सब एक ही जैसा दिखता है। पहले सामने की सलाई की संपूर्ण पंक्ति से उल्टे फंदे बुने जाते हैं, इसी प्रकार उल्टे
के भी जो है सारे उल्टे फंदे बिना जाते हैं, मतलब ये उल्टा 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 ही बिना जाता है। जब उल्टा सीधा बिनेगा तो ये बुनाई डिजाइन बनेगी। जब उल्टा सीधा बनेगा, बिनाई होगी, तो ये डिजाइन बनेगी, ये वाली, ठीक है। और जब सिर्फ उल्टा 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 बनेगा तो ये बनेगी। जो सिर्फ उल्टा बनेगा, सिर्फ उल्टा, तो ये डिजाइन बनेगी। और जब सिर्फ सीधा बनेगा, सीधा, तो ये डिजाइन बनेगी, ठीक है। ये सीधा, ये एक उल्टा फंदा जाएगा, ये एक सीधा फंदा, मतलब पूरी एक सिलाई उल्टी भी नहीं जाएगी। फिर जब वापस आएंगे तो पूरी एक सिलाई सीधी भी नहीं जाएगी। इसमें पूरी एक सिलाई उल्टी भी नहीं जाएगी, और वापस आएंगे तो पूरी एक सिलाई उल्टी ही भी नहीं जाएगी। जो सीधी सिलाई होती है उसको कैसे डाला जाता है? जो सीधी सिलाई होती है उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो ये फंदा है आपका, जैसे मान लो ये फंदा है, ये उल्टी सिलाई की बात हम कर रहे हैं, मान लो ये फंदा है, तो इसमें जो सिलाई होगी ये ऐसे आगे से डाली जाएगी, ठीक है, ये ऐसे आगे से डाली जाएगी ये सिलाई। लेकिन जो ये सीधा है, ये फंदा, तो जब सीधा सिलाई बिना जाएगा ना, तो ये जो है फंदा इसमें ऐसे यहाँ से ना डालकर इसमें यहाँ से डाला जाएगा, ये अंदर यहाँ से डाला जाएगा। फिर फंदा यहाँ पर ऊन डाला जाएगा, फिर यहाँ पर ऊन ऐसे डाला जाएगा, फिर इसको अंदर बाहर निकाला जाएगा। फिर सिलाई को ऐसे डाला जाएगा, सिलाई को, फिर यहाँ ऊन फंसाया जाएगा, फिर यहीं से निकालते हुए बाहर किया जाएगा। तो ये सीधा पूरा लाइन चला जाएगा, तो सीधा हो जाएगा। फिर जब वापस आएंगे तो क्या होगा, जब ये फंदा है, इस फंदे को क्या करेंगे, जो सिलाई है उसको ये यहाँ से डालेंगे, यहाँ से पीछे से सिलाई लाएंगे, और इसके बाद यहाँ से ऊन ऐसे चढ़ाएंगे और पीछे निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, ये इसको उल्टा बनाया जाएगा। तो पूरा एक सीधा ले गए, पूरा एक उल्टा लाए, तो ये सीधी बुनाई मानी जाएगी। और पूरा उल्टा ले गए, पूरा उल्टा लाए, पूरा उल्टा ले गए, पूरा उल्टा लाए, तो इसको उल्टी बुनाई मानी जाएगी। समझ गए? चलो ठीक है, ये समझाना था आपको परल बुनाई में। अब दोहरी बुनाई क्या होती है? डबल नीटिंग। डबल नीटिंग होती है एक साथ दो चीज़ बुनी जाए। जैसे मान लो ये चश्मे का केस है, तो इसको क्या किया गया है, इस प्रकार की बुनाई हाथ अथवा मशीन दोनों से बनती है। अगर हाथ से बनाओ तो भी 4 सिलाई लगती है, और मशीन से बनाओ तो भी सुइयाँ ज़्यादा लगती हैं। 2 सेट सुई का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 रंग के भी धागे लगाए जा सकते हैं। जो 2 सिलाई से बिना जाए वो दूसरा कलर, जो 2 सिलाई से बिना जाए वो दूसरा कलर, यानी कि उल्टा सीधा दोनों तरफ से ये पहना जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इनसे जो है 2 सूती के धागे, अस्तर आदि तैयार किए जाते हैं। फिर क्या होता है, वेफ्ट नीटिंग के दोष क्या होते हैं? वेफ्ट नीटिंग मतलब जो डीमेरिट्स ऑफ वेफ्ट नीटिंग। डीमेरिट मतलब जिसके नुकसान क्या होते हैं। नुकसान क्या होते हैं कि वेफ्ट नीटिंग से तैयार किए गए कपड़ों की मरम्मत करना, पुनः बनाना संभव नहीं होता, या संभव होता खराब हो गया तो खराब हो गया, बन नहीं पाता। इन वस्त्रों के बाद में सिलाई कटाई नहीं हो सकती। फंदे आसानी से खुल जाते हैं, खुलने के बाद उधड़ते रहते हैं। जैसे मोजे, स्वेटर आदि जब अगर खुल जाते हैं उनको बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण इनका निर्माण कम होता है। घर पे भी इनका उत्पादन निर्माण कम किया जाता है। इसमें स्कार्फ वगैरह इसलिए बनाए थे ताकि फैल सके। फैलेंगे जब स्कार्फ वगैरह तभी इसको खिंचाव पड़ेगा, तभी वो पूरा बना, वो सर ढांक सकते, कान ढांक सकते, वरना नहीं ढांक सकते। तो ये वेफ्ट नीटिंग के नुकसान है। अब वार्प नीटिंग जान लेते हैं। वार्प नीटिंग क्या होता है? वार्प नीटिंग होता है जिसको ताना बुनाई कहते हैं। ताना बुनाई मैंने पहले बता दिया था। वार्प नीटिंग क्या होता है? वार्प नीटिंग में केवल एक विधि जो है प्लेट विधि से वस्त्र बनाए जाते हैं। कपड़ा बनता है चौरस, मतलब चारों तरह का तरफ से। वेफ्ट नीटिंग एवं वार्प नीटिंग में प्रमुख अंतर यह है, वेफ्ट नीटिंग एक धागे से की जाती है, जैसे हम लोग घरों में नीटिंग करते हैं। अभी मैंने वेफ्ट नीटिंग बताया कि वेफ्ट नीटिंग चेन वाइज होती है, जिसको लंबी लंबी बुनाई जिसमें जाती है। वार्प नीटिंग में टेढ़ी टेढ़ी वीविंग में टेढ़ी टेढ़ी बुनाई जाती है, ठीक है। वार्प नीटिंग मशीन में फंदे के लिए अलग अलग धागों का प्रयोग किया जाता है। बुनाई सीधे नीचे से फंदों को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक फंदा अपने दाएं फंदे को एक साथ में बनाते जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक फंदे के लिए प्रत्येक अलग अलग धागे का प्रयोग किया जाता है। एक सुई लगी होती है। प्रत्येक नीडल अपने अपने धागे का फंदा बनाती हैं। फंदों का लंबाकार पत्तियों के आपस में मिलाने के लिए प्रत्येक पंक्ति में धागा अपने फंदे से हटकर दाईं ओर एक फंदा बनाता है। इसी तरह से अगली पंक्ति में बाईं फंदा बनाता है। इस तरह की जो है बुनाई धागा दाएं बाएं फंदों को बनाता हुआ जिग जैग डिजाइन में बुनाई करता जाता है। मैंने आप लोग को जो है कहाँ दिखाया था, ये देखो, ये वार्प नीटिंग है। वार्प नीटिंग जिग जैग बुनाई, देखो ब्लू वाला जो लाइन जा रहा है जिग जैग बुनाई करता जा रहा है।
फंदे तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। वस्त्र के सीधी तरफ से सीधी रेखाएं, उल्टी तरफ से उल्टी रेखाएं, आड़े फंदे दिखाई देते, आड़े मतलब तिरछे फंदे दिखाई देते हैं। वार्प नीटिंग से बने वस्त्र कोमल, टिकाऊ, मजबूत होते हैं। इसकी रचना महीन होती है। वस्त्र में सलवटे और संकुचन प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान रहती है। साथ ही इसमें घर्षण होने की अद्भुत गुण समाहित होता है। इस कारण वार्प नीटिंग से बने वस्त्र अत्यंत लोकप्रिय होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। इनमें प्रत्यास्था थोड़ा कम होता है। मैंने बताया पहले कि खिंचाव कम होता है, खिंचाव उल्टे वाले में ज़्यादा होता है। फिर भी अन्य वांछित गुण इसमें मौजूद होते हैं। दस्ताने, अंडरवियर, बनियान, स्कार्फ, टी शर्ट, फाउंडेशन, गारमेंट आदि भी इससे बनाए जाते हैं। स्कार्फ और क्या बोलते हैं दस्ताने, ये सब उल्टी बुनाई से भी किए जाते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। यह है कि उल्टी बुनाई डीमेरिट क्या है कि खुल जाती है अगर तो जल्दी सिलाई नहीं हो पाती है, और सिलाई होती है तो थोड़ा ख़राब लगती है क्योंकि वो सेट नहीं हो पाती है। ठीक है, अब वार्प नीटिंग के प्रकार क्या क्या है। वार्प नीटिंग है पहला तो रेसल। रेसल मैंने शायद लगा रखा है। वार्प नीटिंग में रेसल वार्प नीटिंग, ये वेब नीटिंग के डिजाइन हो गए। वेब नीटिंग आप देख लो। फिर ये वार्प नीटिंग हो, वार्प नीटिंग जिगजैग जा रहा है, वेब नीटिंग बगल बगल जा रहा है। रेसल मतलब मैंने सारे डिजाइन लगा रखे हैं। ठीक है, वो रेसल हो गए। तो रेसल में क्या है, मैं रेसल देखो यहाँ पर लगाए होंगे मैंने, ये देखो। मैं वहाँ पर जब सेंड करती हूँ ना थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि मुझे अलग सेंड करना पड़ता है। तो चलो रेसल को मैं ऐसे बताती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने रेसल लगाया नहीं है। चलो कोई नहीं, रेसल ऐसे ही बता देती हूँ। रेसल क्या है, रेसल नीटिंग मशीन में विविध प्रकार के नमूने और डिजाइन युक्त वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे फिलामेंट एवं स्टेपल दोनों धागे से बनाए जाते हैं। सतही नमूनों में विभिन्न आकार, सुंदर आकर्षण इसको तैयार किया जाता है। रेसल नीटिंग मशीन और क्रोशिए से बनी खुली जालीदार रचना होती है। ठीक है, रेसल जो होती है ये है रेसल, ये रेसल है। ठीक है, तो जो मैंने इसमें नाम नहीं लिखा था ये है रेसल। ठीक है, ये रेसल है, मैं लिख दे रही हूँ, ये रेसल नीटिंग है। ठीक है, रेसल नीटिंग ये क्रोशिए से बनी खुली जालीदार रचना होती है। साथ ही इस नीटिंग में 3 विमितीय आभास देती है, मतलब 3 डायमेंशन इफेक्ट देते हैं, ये देखने में लगते हैं। सघन वस्त्र की बुनाई की जाती है। इस प्रकार के रेसल नीटिंग वस्त्र नेट, लेस, ड्रेपरी, कर्टेन, पावर का नेट, ये सब पे हुई। कर्टेन मतलब पर्दा, पर्दे पे देखो डिजाइन लगता है ना, तो पर्दे पे एक लेस लगती है, उस पर रेसल नीटिंग का जो है वो गया था। फिर मेलेनीज आएगा, और मेलेनीज भी मैंने लगा रखा है, ये है, ये मेलेनीज है। मेलेनीज मशीन के उच्च कोट के मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। इसकी रचना अत्यंत बारीक होती है। वस्त्र में पर्याप्त प्रत्यास्था मतलब समझ लो खिंचाव होता है। वैसे ऊनी चीज में दबाव भी बहुत होता है, प्रतिस्कंदता भी बहुत होता है, प्रत्यास्थता भी बहुत होता है। प्रतिस्कंदता मतलब होता है जो जब दबा दो और दबाने के बाद फूल जाए उसको प्रतिस्कंदता कहते हैं। और प्रत्यास्था बोलते हैं जिसको खींच दो और फिर वो अपना आ जाए, शेप में आ जाए, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। मेलेनीज नीटिंग केवल 2 प्रकार के स्टिच से बनाए जाते हैं। केवल प्लेड एवं स्ट्राइप डिजाइन ही बनाए जाते हैं, परंतु इन डिजाइनों से बने वस्त्र इतने सुंदर, मनभावक और मनोहर लगते हैं कि इनको देखते ही मन खुश हो जाता है। इनसे बुने वस्त्र को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। खड़ी धारीदार हौजरी वाले वस्त्र इनसी बुनाई से किए जाते हैं। अभी देखो, वस्त्रों की रानी का क्वेश्चन अगर मैं डाल दूं तो जो है मैं ये करके अगर डाल दूं कि मिलेनीज को क्या बोला जाता है और वस्त्रों की रानी डाल दूं तो ये क्वेश्चन कोई मत बोला कि वस्त्रों की रानी तो रेशम को बोला जाता है, वो अलग चीज़ हो गई। वो कपड़ों के रेशों की रानी राजा जो है कपास रेशम, वो अलग बात हो गई। यहाँ जो बात चल रही वो अलग है। ठीक है, सुंदरता की बात हो रही है यहाँ पर कंफर्टेबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सुंदरता की बात हो रही, डिजाइन की बात हो रही है। तो मैं कराऊंगी तो इसको समझना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, ट्राई कोट देख लेते हैं। मैंने इसीलिए सबका पिक्चर फोटो लगा रखा हुआ है कि कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई कोट क्या है, ट्राई कोट का जो है अर्थ है नीट करना या बुनाई करना। यह फ्रेंच शब्द है। ट्राई कोट कौन सा शब्द है, फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द के ट्राई कोटर से निकला हुआ ट्राई कोट है। ट्राई कोट नीटिंग मशीन द्वारा विविध रूप से बनता है।
इसमें छोटे डॉट लेकर बड़े नमूने भी बनाए जाते हैं। अब देखो ट्राइकोट क्या है। ट्राइकोट मतलब जैसे सीधी बुनाई थी ना, वो जैसे वो वार्प बुनाई थी ना, वैसे ये भी चल रही। वार्प नहीं वेफ्ट, जो वेफ्ट बुनाई थी वो भी इसमें चल रही है। वेफ्ट बुनाई भी तो ऐसे ही थी, सेम टू सेम। ट्राइकोट मशीन बुने वस्त्र अत्यंत मजबूत, पर्याप्त प्रतिस्कंदता मतलब मैंने बता दिया, इलास्टिसिटी और प्रत्यास्थता मतलब दबाने के बाद पुनः अपना साइज ले लेते हैं, वो ट्राइकोट होते हैं। ट्राइकोट एक प्रकार के सभी वार्प नीट कपड़ों का नाम होता है। जितने भी वार्प बनाया जाता है सभी को बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जब इसे प्लेट, जर्सी, स्टिच, ट्रिको मशीन पर बनाया जाता है तब ट्रिको जर्सी कहलाता है। ट्रिको शब्द फ्रेंच शब्द का ट्रिकोण से बना हुआ, ये सारे त्रिकोण से ही उससे आ रहे हैं, फ्रेंच से आ रहे हैं, ठीक है। स्पन यान बहुत अधिक रगड़ से टूट जाता है। 1970 में लगभग स्पन यान का प्रयोग योग्य मशीन बनाई गई। स्पन यान के प्रयोग के योग्य मशीन बनाई गई। मशीन से बन सकता है। ट्रिको कपड़ों को विविध रूप का बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है, जिससे सजाया भी जाता है और इसके कपड़े पहने भी जा सकते हैं डिजाइन वाले। क्लिप्ड डॉट ट्रिको, ब्रुश ट्रिको, सेटिक लाइफ, नेट फैब्रिक, ऑटोमेटिक ट्रिको इत्यादि अलग अलग होते हैं। सब में संकुचन, अवरोधक, सिलाई कटाई सब कुछ होता है, सब अच्छे होते हैं। इसमें जो है फंदों को सिकुड़ने से रोका भी जा सकता है, फंदों को सरकने से भी रोका जा सकता है। इनको प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता दोनों होती है। इसके बाद आ जाते हैं लेस पर, ठीक है। ये मैंने जितने थे सब मैंने बता दिए। अभी इसमें एक चीज़ और सुन लो, इन वस्त्रों में असली फर का सौंदर्य आ जाता है और कृत्रिम रेशों से बने होने के कारण इनकी धुलाई और देखरेख सहज हो जाती है। जो ट्रिको हैं, जो ये चीज़ देख रहे हो, ये जो है इससे अगर हम लोग और सुंदर वस्त्र बनाते हैं तो वस्त्र भी आ जाते हैं। इन पे फर भी लगाया जा सकता है। फर लगा दो तो ये और खूबसूरत हो जाते हैं और ये सुंदरता कपड़े की बढ़ा देते हैं। देख रेख आसान है, सुंदरता जो है तो साथ में है ही, धुलाई सुखाई सब कुछ इसमें आसान है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है कपड़े खरीदते हैं लेकिन हम लोग उसको धुलाने की स्थिति में इतनी समस्या हो जाती है कि पहनना मुश्किल है। जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरे पास और भी कई साड़ियाँ हैं, तो उसको हम जो है जब जाते हैं धुलाने ड्राई क्लीनिंग में, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक तो चलो 2000, 2500, 3000, 4000 की साड़ी खरीद लो, उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने अगर 8 बार धुला दिया तो 4000 की साड़ी दोबारा लेकर आओ, उतने में दोबारा एक साड़ी खरीद लो जाकर। जितना 4000 आप धुलाई दे रहे हो उतने में आप दोबारा साड़ी खरीद लो। तो क्या होता है कि ये जो चीज़ कठिनाई होती है धुलने में ना, इजी लेकर आओ, ड्राई क्लीन करवाओ, नहाने के साबुन से धुलो, शैम्पू से, नॉर्मल सा कपड़ा मिल जाए, ऊनी ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लो या लेस वाला इतना कर लो कि चलो ठीक है, एक पाउच शैम्पू डालो, शैम्पू में धुल के किनारे कर दो। लेकिन यहाँ तो कभी कभी कोई कपड़ा ऐसा हो जाता है तो धुलने में बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन जो कपड़े धुलने में आसानी होती है वो बड़े अच्छे होते हैं, पहनने में भी आसानी, धुलने में भी आसानी। तो जो ट्राई कोट होते हैं इनको धुलने पहनने सब में आसानी होती है और सुंदर भी होते हैं, ठीक है। चलो अब लेस की बात कर लेते हैं। लेस बनाने वाले कारखाने जो होते हैं, लेस, ये हैं लेसेज। मुझे लेसेज बहुत पसंद है वास्तव में। मैं ब्लाउजेज में लेस लगवा देती हूँ, मैं साड़ियों में लेस लगवा देती हूँ। मुझे लहंगे का बहुत शौक है तो मैं प्लेन जो है स्कर्ट खरीद के उसमें लेस लगा के लहंगे बनवा लेती हूँ। तो मुझे लेस बहुत पसंद है, मुझे लहंगे बहुत पसंद है, मुझे मतलब एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। तो लेस को देखो क्या क्या करता है। लेस बनाने वाले कारखानों में धागों के वस्त्र बनाने का बिल्कुल भी भिन्न तरीका है। लेस का फैलाव बुने हुए वस्त्रों के, आपको पता है कि किसी भी, मान लो ब्लाउज है, ब्लाउज के आस्तीन पर आप लेस लगवा लो तो ब्लाउज की आस्तीन फैल नहीं सकती है। लेकिन अब लेस नहीं लगवाते हो तो अगर मान लो थोड़ी टाइट है तो कोई बात नहीं, आप पहनोगे खींच खींच के हो जाएगा, लेकिन लेस लगवा लो तो नहीं होगा, जो साइज आपका है वही साइज होगा। लेस निर्मित वस्त्र परिधान सजाने और आकर्षक लगने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनको देखकर सुंदर मनोहारी फीलिंग आती है। लिनन, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि संश्लेषित रेशों और धागों से लेस बनाए जाते हैं। लेस हाथ और मशीन दोनों से बनाए जाते हैं। सूती, रेयन, नायलॉन से, हाथ से और मशीन दोनों के द्वारा लेस बनाया जा सकता है। मशीन से बने लेस देखने में अत्यंत सुंदर, वैभवपूर्ण, आकर्षक और मनोहारी लगते हैं। क्रोशिया में हुक की सदृश संरचना होती है। क्रोशिया आपको पता है, मैं क्रोशिया बता देती हूँ कैसे होता है। क्रोशिया जो होता है ये एक ऐसे क्रोशिया मोटा ये होता है, ये नंबर के हिसाब से मोटा पतला होता है और इसमें एक ऐसे हुक लगा होता है, ऐसे हुक लगा होता है, ठीक है। तो ये क्रोशिया ऐसे होता है, जो क्रोशिया बीनते होंगे उनको पता होगा।
इसमें फंसा कर जो है स्वेटर, जैकेट, टीवी कवर, सोफ़ा कवर ये सब बुना जा सकता है। सुई का उपयोग करके सुंदर सुंदर मनभावन मनोहारी लैस इसमें लगा दिया था और तो और सुंदर लगने लगता है। इसी प्रकार ट्रेंचन प्रक्रिया गांठें लगाने वाली की जाती हैं। शटल के अंदर धागा भर लिया जाता है, शटल के आगे पीछे करके गांठें लगाकर लेस बनाया जाता है। मतलब और आपको पता ही है कि शटल जो है क्या करता है, धागा बाने का भरा रहता है और वो जो है उसमें अगर आगे पीछे अंदर पीछे घूमता है तो एक पिक जब तैयार होती है तो एक धागा पूरा लपेट लेता है। उसी तरह से अगर मान लो लेस बनाए तो लेस में रिबन भर दिया जाए शटल में, और शटल जाकर और आएगा तो लेस से बुनाई होगी तो वो जो है ज़्यादा सुंदर लगेगा। कढ़ाई पे लेस से बुनाई होगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब लेस का उपयोग और लेस के प्रकार फटाफट समझ लेते हैं, नहीं तो बहुत फिर से लंबी हो जाएगी वीडियो। 35 मिनट की हो गई है, कुछ 40-42 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं। लेस के प्रकार, पहले तो उपयोग समझ लो। उपयोग क्या होता है, वस्त्र के किनारे लगते हैं, सुंदर लगने के लिए लगते हैं, वेडिंग गाउन में लगते हैं, शादी में पहनने वाले जो गाउन होते हैं उनमें लगते हैं, लहंगे में लगते हैं, दुपट्टे में लगते हैं, टोपी में लगते हैं, जैकेट में लगते हैं। आपको लेस जहाँ भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। सुंदरता बढ़ाता है, घर की सुंदरता बढ़ाता है। पर्दे पे लगा सकते हो, टीवी के जो कवर पे लगा सकते हो, फ्रिज के कवर पे लगा सकते हो, बॉक्स के कवर पे लगा सकते हो, चद्दर पे लगा सकते हो, कहीं भी आप लेस लगा सकते हो। लेस लगाने का कोई लिमिट नहीं है, आप लेस लगाकर कहीं भी सुंदरता बढ़ा सकते हो। अब आगे लेस के प्रकार समझ लो फटाफट से। एक ही सिरे का डिजाइन वाला लेस, इस प्रकार के लेस में एक ही किनारे पर डिजाइन एवं कंगूरे बने होते हैं। जो मैंने लगा रखा है यही देख लो, ये एक सिरे का लेस है। देखो एक तरफ इसमें डिजाइन बनी हुई है, इसमें एक ही तरफ देखो डिजाइन बनी हुई है। देखो ये कंगूरा या लेस जो भी आप इसको बोलोगे, डिजाइन कढ़ाई जो बोलोगे वो बना है। और एक तरफ देखो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं बना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक सिरे का डिजाइन वाला बोलते हैं। किनारे पर लगने वाली लेस, ये अच्छा इसको लेस का उपयोग कहाँ होता है, ये लेस किनारे पर उपयोग होती है। नीचे साड़ियों के एकदम नीचे जहाँ जो है बिल्कुल वो होता है ना डिजाइन बनने वाला जो है बिल्कुल लटकने वाला चीज़ जहाँ होता है वहाँ पर लगता है। किनारी पर लगने वाला लेस जिसको एजिंग लेस बोलते हैं वो भी आप देख लो, वो भी मैंने लगा रखा है। एजिंग लेस, एजिंग लेस ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, एजिंग लेस बोलते हैं। ये किनारे पर लगाया जाता है, यानी दुपट्टे पर लगा लिया जाता है, इसको ब्लाउज पर लगा लिया जाता है। जो जो गले वगैरह पे ये सब किनारे पर लगाने वाला लेस होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है किनारे पर लगाने वाले लेस की वो 1.5 इंच से 2 इंच तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दोनों सिरों पर डिजाइन युक्त लेस या गैलोन लेस। गैलोन लेस देख लो, मैं गैलोन लेस भी लगा रखी हूँ, ये है गैलोन लेस। देखो ये गैलोन लेस है। गैलोन लेस कैसा होता है, इस प्रकार के लेस दोनों सिरों पर कंगूरे जैसे सुंदर मनोहारी आकृति बनी होती है। ये देख लो कि कैसे, ये देखो दोनों तरफ जो है लेस में पूरा लेस बना हुआ, डिजाइन बना हुआ, कहीं खाली नहीं है। यहाँ भी डिजाइन बना हुआ, यहाँ भी डिजाइन बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, गैलोन लेस बोलते हैं। यानी कि ये लेस दोनों तरफ से बने होते हैं। इसको भी आप कहीं भी लगा सकते हो, बॉर्डर वगैरह पे भी आप लगा सकते हो। इसकी चौड़ाई क्या होती है, 2 से 2.5 इंच तक की इसकी चौड़ाई होती है। अब वस्त्र के बीच में लगने वाला लेस, वस्त्र के बीच में लगने वाले लेस को हम क्या बोलते हैं, इंसर्टेशन। इंसर्टेशन कहाँ बोलते हैं, इंसर्टेशन ये होते हैं। ये देखो कैसे वस्त्रों के बीच में लगा, देखो यहाँ पर ये लेस मैंने जो है दिखाया हुआ है कि कैसे लगा हुआ है। देखो यहाँ पर ये लेस लगा हुआ, देखो, और इधर कपड़ा है और इधर कपड़ा है, यहाँ पर लेस लगा हुआ है, इधर लेस लगा हुआ, इधर बीच में कपड़ा है, इधर कपड़ा है, इधर लेस लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट लेस बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है दूसरा वाला क्या है, नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण वस्त्र पर लगने वाली लेस। ओवरऑल मतलब कि इस लेस को चौड़ाई 66 इंच तक होती है। लेस में संपूर्ण चौड़ाई में डिजाइन और नमूने बने रहते हैं। जैसे कि मैं लेस दिखाऊं आपको, जैसे मान लो ये लेस है, मतलब ये तो बीडिंग लेस है लेकिन अभी इसको मैं संपूर्ण लेस में बता रही हूँ। ये ऐसी लेस है कि जो है ये इससे पूरी साड़ियाँ बन सकती हैं, पूरे से गाउन बन सकते हैं। नीचे अस्तर लगा दिया जाएगा, कॉटन का एक शिफॉन का, एक सॉटिन का, ऐसे करके अस्तर 4-5 अस्तर लगा देंगे। और जो फिर ऊपर से जो एक लेस होती है तो ये पूरी मतलब एक जो है उसमें आती है, जिसको क्या बोलते हैं, मैं उसको जो ये अरे पूरा जो वो कपड़ा आता है ना, पूरा जो थान, पूरा थान टाइप का होता है, ये पूरे थान में इसमें कपड़े बन सके। ये संपूर्ण वस्त्र पर लगे हुए लेस है। ये मेरे बेटी के पास इसमें का फ्रॉक है तो उसे पूरे जो है उस पर लेस लगा हुआ, नीचे नीचे अलग अलग अस्तर लगे हुए हैं, साटिन है, नेट है, ये सब है, और इसके बाद ऊपर से ये लेस लगी हुई है। तो ये
पूरे वस्त्र पे लगी जाती है, इसको संपूर्ण से ऑल ओवर लेस बोलते हैं। बीडिंग या रिबन डालकर, ये बीडिंग वाली लेस है। ये जो मैंने है देखो नीचे हाथ दिख रहा है, कोई जो मतलब जिसने ये फ़ोटो खींची है वो हाथ डाल के जो है रख खींचा हुआ है, इसको बीडिंग लेस बोलते हैं। इसमें जो क्या होता है कि छोटे छोटे मोती वगैरह लगे होते हैं, और इसमें क्या होता है कि अगर इसमें छेद भी होते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े भी छेद होते हैं। जैसे मान लो कि इसमें जो मान लो इसमें छेद हो गए, यहाँ पर ऐसे छेद हो गया, यहाँ पर ऐसे छेद हो गया, यहाँ पर डिजाइन के ही तरह होगा, यहाँ पर ऐसे छेद हो गया। इसमें से रिबन को डाला निकाला जा सकता है किसी भी कलर से। वाइट कलर का इस पर रेड कलर का रिबन डाल दो, इसमें ब्लू कलर का रिबन डाल दो, इसमें ब्लैक कलर का रिबन डाल दो, पतले पतले रिबन डालकर इसमें डिजाइन बना सकते हो। और इस लेस से जो कपड़े तैयार होते हैं, जहाँ ये लेस लगती है, मतलब माइंड ब्लोइंग, टू मच सुंदरता इसमें दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसको भी आप लोग देख सकते हो। फिर बूटे यानी बूटे वाले लेस होते हैं, जो बूटे अलग अलग लगते हैं वो देखो, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये वाली लेस जो है सबको पता होगा। ये लेस पैच की तरह होते हैं, आप इसको कहीं भी सजा सकते हो, ठीक है। आप कोई वाइट कलर का गाउन हो तो उस पर ब्लैक कलर का लगा सकते हो, ब्लैक कलर का उस पर जो है वाइट लगा सकते हो, वाइट हो उस पर पिंक लगा सकते हो, येलो लगा सकते हो, सेमी येलो लगा सकते हो, ऐसे कुछ करके कलर वगैरह आप मिक्स मैच करके ये लगा सकते हो। ये बहुत सुंदर ये भी लगता है, ये साड़ियों पर लगता है, सलवार सूट पर लगता है, ये अधिकतर देखो कवर वगैरह होता है तो उस पर ये लगा होता है लेस, बहुत अच्छा लगता है। ये सारे लेस हो गए मेरे ख्याल से, अब लेस कुछ नहीं बचे हुए हैं, कोई लेस नहीं बचा, सारा लेस मैंने समझा दिया है। अब नमदा, नमदा तो सबको पता है, नमदा हर लोग हर अध्यापकों से पढ़ के एकदम परफेक्ट हो गए। नमदा मतलब क्या होता है, जो रेसे एकदम 3rd 4th क्लास के होते हैं, जिन रेसों को जो है इकट्ठा करके धागा नहीं बनाया जा सकता है, उनको गर्म करके उनको जो है जमा दिया जाता है, जमाने के बाद उनसे कपड़े बनते हैं, उसको नमदा कहते हैं। नमदा के कपड़े क्या होते हैं, कम्बल होता है, दरी होता है, कालीन होता है, ये वगैरह ये सब होते हैं। उनके जो नमदे बनते हैं, उनके जो बहुत छोटे छोटे रेसे होते हैं, उनसे जो दबा के बनते हैं, उनसे जो है एकदम निम्न स्तर के कोट बनते हैं, जैकेट बनते हैं। देहरादून वगैरह में आपको ऐसे कोट जैकेट अगर आप कभी घूमने जाओ तो सस्ते दामों पर गर्म बहुत करते हैं, ये नमदे होते हैं, ठीक है। नमदे को बस यही जान जाओ कि नमदा मतलब फेल्ट, इंग्लिश में फेल्ट बोलते हैं, हिंदी में नमदा बोलते हैं। इसमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं होती इसको खींच सको, खूब ज़्यादा खींचोगे तो ये जहाँ से पकड़े हो वहीं से फट जाएगा, क्योंकि नमदा है जमा के बना हुआ है। तो नमदा क्या होता है कि उत्तम प्रकार का नमदा मनुष्यों को पहनने के फेल्ट वगैरह में काम आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्वेटर वगैरह। लेकिन जो एकदम नमदा होता है उससे कंबल, जैकेट, कंबल, दरी को क्या कहते हैं, मैट, डोरमेट, ये सब बनता है नमदे से। उसके ऊपर तो अपना जैकेट वगैरह पहन सकते हो। देहरादून वगैरह वहाँ पर जाओ, क्या बोलते हैं, जम्मू में जाओ, कश्मीर जाओ तो मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल 3rd क्लास का मिलता है, अच्छा मिलता है, गर्म बहुत करता है, ठीक है। ये मत समझ लेना किसी के पास अगर ये वाला स्वेटर है तो हाँ हाय मेरे पास तो बड़ा ख़राब स्वेटर है, ऐसा नहीं, करता ही नहीं, मेरे पास भी है, मैं भी पहनती हूँ। तो स्वेटर सब है, सब पहनने योग्य होता है। नमदा मतलब बस इतना समझ लो कि चिपका के बनता है, सारे छोटे छोटे रेशों को गर्म करके इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके उसको मशीन पे डालकर इसको एक पतली सी, जैसे गन्ना पेरा जाता है तो गन्ना पेर दो, जब कभी रस पीने जाओ तो देखो गन्ना पेर दो तो एक बराबर से हो जाता है, उसी तरह से नमदा निकलता है बाहर जाकर। फिर ये जो लपेटा जाता है, लपेटने के बाद से कपड़े बन जाते हैं, कम्बल बन जाते हैं। जो जैसे बनने लायक रहता है, पतला रहेगा तो कपड़े बनेंगे, बहुत मोटा रहेगा तो कम्बल वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो मैंने सारे चीज़ आपको बता दी। अब मैं पूछूंगी 2 क्वेश्चन आपसे, मैं पूछूंगी, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपसे मैं पूछती हूँ और सब लोग आंसर देना, मुझे ज़रा पता तो लगे कि कौन कितना समझदार है। मुझे पहला क्वेश्चन ये बताओ कि जो वेफ्ट बुनाई होती है उसकी डीमेरिट क्या है, ठीक है। वेफ्ट बुनाई की कमी क्या है, 2 बताओ, 2 कमी बताओ मुझे। वेफ्ट बुनाई की 2 कमी, ठीक है, वेफ्ट बुनाई की 2 कमी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बीडिंग लेस कैसी होती है, बीडिंग लेस कैसी होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है। अगर इसका मुझे 10 आंसर मिला, कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में 10 आंसर मिला तो कल मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी,
बीडिंग लेस और वेफ्ट बुनाई की डीमेरिट बताना, और उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी कल, और इसी का मैं आपको क्या करूँगी कल 22, 25, 15, 16, 17, 18 जैसे इसके क्वेश्चन बनेंगे मैं क्वेश्चन बना के टेलीग्राम पे डालूंगी। आपकी ये चैप्टर हो गया ख़त्म। कौन सा चैप्टर ख़त्म हो गया आपका चैप्टर कौन सा ख़त्म हो गया? वस्त्र निर्माण, बुनाई, फिटिंग और नीटिंग। देखो वस्त्र निर्माण, बुनाई, फिटिंग और नीटिंग सारी चीज़ें मैंने देखो यहीं से आप लोग को बतानी शुरू की हैं, यहीं से मैंने आप लोग को बताना शुरू किया है। ठीक, तो सब कुछ आपका तैयार हो गया, मैंने इसमें सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है, मुझे पता है कुछ नहीं छूटा है। अगर अब भी कुछ छूटा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आना और वहाँ पर मुझे बताना, या आप मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आना, वहाँ पर बताना, वहाँ पर आपको सब कुछ आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, जिसने पूरा देखा है उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा मोटिवेशन बढ़ाना है, आपको मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगी। कल से मैं और जो चल रहा है टेक्सटाइल उसका मैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करूँगी, अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊँगी। ठीक है, चलो ओके बाय।